की केमिस्ट्री है ये दो तरीके से आपको करनी है कंप्लीट। पहला तरीका हो जाएगा आपका क्या, पहला तरीका हो जाएगा 11th की केमिस्ट्री और दूसरा तरीका होगा 12th की केमिस्ट्री। पहले आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस लाना है 11th में, देन कॉन्फिडेंस लाना है 12th में। अभी हमने 3 ब्रांच हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसके भी 3 ब्रांच हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 3 ब्रांच है दोनों के। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे ना तो दोनों को हम एक साथ पढ़ते जाएंगे। किसको? और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हम इनको सबको एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ से लगा लो, देखो आपको सारा फिजिकल एक साथ करना है, सारा इनऑर्गेनिक एक साथ करना है और सारा ऑर्गेनिक एक साथ करना है। मतलब अब देखो यहाँ पे ना तुम लोगों को ऐसा हो जाएगा कि जब तुम एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपका पूरा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल मतलब पूरी फिजिकल, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, नीट है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ स्टडी करना है। मतलब अब जो तुम लोग पढ़ोगे तो हर चीज़ का तुमको शॉर्टकट पता होना चाहिए। अपने को डीप में तो पढ़ना है, लेकिन डीप में किस तरीके से पढ़ना है, शॉर्टकट, डिटेल में नहीं पढ़ना है। नीट केमिस्ट्री का आज अपन स्टार्ट करते हैं। नीट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा है क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हर चैप्टर में नाम ही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे हैं। अब पूरी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला ही हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहले आ जाता है बेटा केमिकल्स। क्या आ जाता है, केमिकल। तो आप केमिस्ट्री में केमिकल नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे? और केमिकल का इम्पोर्टेंस कितना है आप समझना। आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप चाय पीते हो, चाय में शक्कर डली हुई है, चाय में शक्कर डली हुई है, चाय में दूध डला हुआ है, चाय में पानी डला हुआ है, चाय में चाय पत्ती डली हुई है, चाय में अदरक, तुलसी ये सब डला हुआ है। तो यदि हम बात करें जो चाय में शक्कर है ये ग्लूकोज है, फार्मूला C6H12O6। चाय में पानी भी है, फार्मूला H2O, चाय में चाय पत्ती भी है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब हम अलग अलग चीज़ों को आपस में रिएक्शन कर दिए तो हमने क्या बना दिया, वहाँ पे चाय बना दिया। अब मज़े की बात यह है, 1 कप चाय बनाना है तो हम लगभग 2 किलो शक्कर डाल सकते हैं। हाँ बोल रही, हाँ 1 किलो मतलब यदि हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो कितनी शक्कर डालेंगे, 1 चम्मच, मतलब अपने अनुसार जितनी हमको जरूरत है। तो आपको कैसे पता कि 1 चम्मच ही डालना है? क्यों, कैसे पता ज़्यादा मीठी हो जाएगी? और ज़्यादा मीठी हो जाएगी तो क्या होगा, कम मीठी होगी तो क्या होगा, फीकी होगी तो क्या होगा? हम क्यों चाय के लिए पानी ही यूज करते हैं? क्यों दारू यूज नहीं कर लेते कि दारू को में और ये डाल के अल्कोहल में चाय बना ले? पानी ही यूज क्यों करते हैं? तो भाई साहब केमिस्ट्री जो है, जो केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें, अच्छा तो दूध में पानी नहीं होता, दूध में पानी होता ना भाई साहब, तो समझ गए। तो अपन ये सारी चीज़ें यहीं समझेंगे केमिकल में। अब तो ये हो गई एक बाहर की चीज़, अब हम अपने शरीर की बात करते हैं। मुंह में सलाइवा, आंखों में कुछ निकलता है, ब्लड, मसल्स, हम कुछ खा रहे हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स, हमारी बॉडी के एंजाइम्स, ऐसे क्या हैं जो केमिकल नहीं है हमारी बॉडी में, बता दो। बाल भी एक केमिकल है, क्रिएटिन प्रोटीन, स्किन भी एक केमिकल है। तो ऐसा क्या है जो केमिकल नहीं है हमारी लाइफ में? तो केमिस्ट्री को यदि हम लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो अति लेवल का मजा आएगा।
इसको सब्जेक्ट मान के मत पढ़ो, नहीं तो हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा, दिन में पढ़े रात में सफा, समझ गए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अति से ज़्यादा भूलता है, लेकिन आपको पढ़ने नहीं है, आपको तो एंजॉय करना है। केमिस्ट्री में जो चीज़ें आप देखो उसको एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करेंगे, अभी मज़ा आता है। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल, और ऐसा दुनिया का कोई सिंगल केमिकल नहीं है जो एटम के बिना हो। कोई केमिकल बता दो जिसमें एटम ना हो और केमिकल हो, क्योंकि केमिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। केमिकल क्या है, एटम का ग्रुप है। तो जितने केमिकल हैं एटम तो 100% होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तो एटम हैं। देखने में नंबर बड़ा लग रहा है, अपने को पढ़ना 20 ही है। एक महीने से चिल्ला रहा हूँ 20 20 20 20, कितने पढ़ने हैं, हो जाएगा काम। 2-5 इधर के अलग अलग है, वो भी देख लेंगे। तो 118 एटम के बारे में आपको स्टडी करना है, और ये सारे के सारे एटम मिलके बना देते हैं केमिकल्स। और ये केमिकल्स जो बना देती है पूरी दुनिया को चला रही है। पूछो कैसे? दुनिया को खाने के लिए एनर्जी चाहिए, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और खाना कौन बनाता है? पत्ती में बनता है, और पत्ती में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल तो एक केमिकल है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? केमिकल से। क्लियर हुआ? तो आओ अब हम देखेंगे केमिकल, और केमिकल किससे मिलके बनता है? एटम से। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए एटम, पहले आपको क्लियर होना चाहिए बेटा एटम। पहले क्या क्लियर होना चाहिए? एटम। ओए अभी पेज में मत पलटो, सिर्फ सुनो, है ना, आराम से, फिर बाद में बैठना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एटम। एटम के बारे में आपको इस तरह से फील आना चाहिए कि जैसे आपको अपने बारे में फील आता है। यदि मैं आपको बोल दूं कि आपका पेट कहाँ है, तो क्या आप ढूंढोगे तुरंत? ये आप यदि अनकॉन्शियस माइंड में हो, आपका दिमाग कहीं और लगा है, तो भी आप बता दोगे ये पेट है। नहीं बता दोगे? कैसे बता दोगे? क्योंकि इसको आपने इतने अच्छे से फील किया है। पेट का दर्द फील किया है, पेट में अच्छा खाओगे तो फील किया है। ऐसे आपको एटम के बारे में भी फील करना है। कैसे फील करोगे एटम के बारे में? एटम के बारे में एक एक चीज़ पता होना चाहिए, हर चीज़, कि अच्छा तो ये है एटम। कैसे करेंगे? जैसे यदि मैं बात करूं, कुछ मैं नाम ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कार, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया, हाँ एक ऐसे बॉक्स टाइप का है, 4 पहिए नीचे लगे हैं, एक स्टीयरिंग है, बच्चों के बैठने के लिए या बाकी लोगों के बैठने के लिए सीट लगी हुई है। इमेजिन कर लिया। मैंने बोला चेयर, आपने इमेजिन कर लिया, अच्छा हम बैठेंगे, उसमें 4 पाँव हैं जो ज़मीन में रखे जाएंगे, उसके ऊपर अपन बैठेंगे। मैंने बोला गुलाब जामुन, आपने क्या फील किया? ऐसा कुछ 4 कोने की मिठाई, हाँ गोल, और जो कि कहाँ डूबी रहती है? चाशनी में डूबी रहती है, कुछ गोल गोल मिठाई जो खाने में मीठी लगती है। अब मैंने बोला एटम, करो फील। ये भी ऐसी इमेज बनना चाहिए जैसे बाकी का बना, तभी तो मजा आएगा। कैसे इमेज बनेगा इसका? बनाओ इमेज, आओ देखते हैं। ये ऐसे इमेज बनेगा, ये ऐसा इमेज बनेगा, देखो ये देखो। आप एटम के बारे में कुछ ऐसा इमेज बनाओगे कि सेंटर में कुछ इस तरह से एक गोला है, सेंटर में एक गोला है जिसमें 2 तरह के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। देखो एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, दिख रहा है कि नहीं? और सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ये सेंटर मतलब, अच्छा वो क्रेजी वाली बॉल देखे, जो छोटी वाली क्रेजी बॉल होती थी, एक बार मारो बार बार जंप करती थी, देखो क्रेजी बॉल। उस क्रेजी बॉल के अंदर कुछ डॉटेड रहता है। तो जो डॉटेड रहता है ना, 2 तरह की चीज़ें रहती हैं इसमें। एक रहता है प्रोटॉन
एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और इसके सेल में, इसके बाहर, अब समझना कैसे, फुटबॉल देखा है कभी? फुटबॉल कैसी होती है? आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मान लो ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल, एक फुटबॉल ये रखी है, एक ये रखी है, एक ये रखी है, तो क्या इनकी परतें जुड़ी हुई हैं? नहीं जुड़ी हुई। मान लो एक छोटी बॉल है, इस छोटी बॉल के ऊपर एक बड़ी बॉल रख दिया, उसके ऊपर एक और बड़ी बॉल, एक और बड़ी बॉल, लेकिन ये सारे बॉल के जो परत हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो सेम टू सेम ये ऐसा रखा हुआ होता है जहां पे होता है इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस वाली लाइन को पकड़ के उठाऊंगा तो पूरा एटम उठेगा कि सिर्फ ये लाइन उठ के आएगी? ये लाइन कैसे उठेगी? पूरा एटम उठेगा ना, क्योंकि वो ऐसे उठाओगे तो फंस नहीं जाएगा। ये जैसे ये बॉल है, इसके ऊपर ये पूरा एरिया कवर किया ना भैया, ये पूरा एरिया कवर किया है ना, तो ऐसे फंसेगा नहीं। तो अब एटम की डेफिनेशन कितनी प्यारी हो गई देखो, जो बच्चे को पता है। पहला हो गया इट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और गोला है ना, स्मॉलेस्ट spherical structure, it consists of electron, proton and neutron, is called atom। अब क्लियर हुआ एटम की डेफिनेशन क्या है? बताओ। Good, it's called atom। Second point, proton and neutron in center is called nucleus। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? सेंटर में, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन is called cell। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी लेयर में होती हैं, ये जो सेल्स बनी होती हैं, तो जिनको हम क्या बोलेंगे? सेल। तो 3 पॉइंट हो गए एटम के बारे में। पहला पॉइंट क्या हो गया? एटम एक स्फेरिकल और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है, उसके पास रहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके सेंटर में रहते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके सेल में रहता है, इसको हम बोलते हैं एटम। क्लियर हुआ? एटम की डेफिनेशन क्लियर हुआ? पक्का बोलो जरा एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आउटर लेयर में होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल। अब ये सेल का आप नाम भी दे सकते हो, n=1, n=2, n=3, n=4, ये 4 सेल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या? एटम। कोई दिक्कत एटम के बारे में नहीं। आओ अब एटम के यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के में, अब यहाँ पे सॉरी मोल कॉन्सेप्ट में एटम के बाद हमने स्टार्ट किया था केमिकल, और मैंने बोला था ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो बिना एटम के बना हो। अब यदि आपको स्टडी करना है तो आपको केमिकल को परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला चलो यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टडी करो, आपके घर में प्रैक्टिकल लैब है, आप खरीदोगे कि नहीं? आपको मान लो नहाने के लिए शैम्पू लाना है तो आप खरीदोगे कि घर में बनाओगे? खरीदेंगे। तो आपने इनको यदि आपको लाना है तो आपको इसके लिए परचेसिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में है, कोई ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया शुगर। तुमको मैंने दिया 200 रुपये, तुमको दुकान से शक्कर खरीद के लाना है, क्या बोलोगे जाके? 200 रुपये दिया हूँ और तुमको शक्कर खरीद के लाना है। चलो छोड़ो, अपन रईस लोग हैं, मैंने तुमको 1000 रुपये दिया और तुमको शक्कर खरीद के लाना है दुकान से, क्या बोलोगी? तुम क्या बोलोगी? तुमने क्या लगाया? किलो। क्या? ग्राम भी लगा सकते हो। मतलब तुमने लगा दिया किलो
या तुम लगा दो ग्राम। यदि इस तरह की चीज़ें तुमने लगा दिया तो दुकान वाले को बहुत आसानी होगी और वो आराम से शक्कर दे देगा। मान लो कोई पागल इंसान जाके बोल दे कि शक्कर दे दो, किलो ना लगाए, तो दुकान वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं? क्या कंफ्यूज हो जाएगा? कितना देना है। दूसरी चीज़, मान लो यदि मैंने कोई ऐसा चीज़ ले लिया जो लिक्विड फॉर्म में है, जो वॉल्यूम है लिक्विड फॉर्म में है, तो जैसे मान लो अब आपको दूध खरीदना है दुकान से, तो क्या बोलोगे? 1 लीटर दूध। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लीटर यूज करोगे, और कम पैसा है तो मिलीलीटर। और क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो अपन ने कोई गिलास बना लिया, या कोई बॉटल या कोई बर्तन बना लिया। ये बताओ यदि अपन इसमें दूध डालेंगे तो क्या ये किसी एक कोने में रहेगा कि पूरे गिलास में फैलेगा? पक्का? कहाँ फैलेगा? पूरे गिलास में। मतलब ये तीनों डायरेक्शन कवर करेगा। एक्स वाली करेगा, वाई वाली करेगा, जेड वाली करेगा। एक्स वाले डायरेक्शन का सेंटीमीटर, वाई वाले डायरेक्शन का सेंटीमीटर, जेड वाले डायरेक्शन का सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के लिए 3 सेंटीमीटर हो गए, इसलिए मैंने बोल दिया सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम बोलते हैं सेंटी क्यूबिक, सीसी। समझ गए? तो ये हमारा हो गया ये लिक्विड का। तीसरा, मान लीजिए आपको गैस परचेस करना है। पक्का? डन। तो ये भी होगा क्या? लीटर भी, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। अब यदि मान लीजिए आपको दुकान में जाके कोई नंबर वाली चीज़ परचेज करनी, जैसे पेन, केला, हाँ, या तो आप बोलोगे जोड़े में, पेयर, या कि दर्जन, इस तरह से आप नंबर को परचेज करोगे। मान लीजिए आपको कोई मिल गया, कौन सी चीज़ आपको, मान लीजिए यहाँ पे मिल गया बेटा, ये मिल गया, कोई ऐसा केमिकल मिल गया जो आज तक आपने देखा ही नहीं है। कोई ऐसा केमिकल मिल गया जिसके बारे में तुमने आज तक देखा ही नहीं है, और तुमको पापा ने पैसा दे दिया, जाओ खरीद के लाओ, तुम तो बड़ी धर्म संकट में फंस गई। फंस गई कि नहीं? क्या हो गया तुम्हारे पास? प्रॉब्लम क्या आ गई? भाई साहब मैंने पता ही नहीं है कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, मैं मांगूं कैसे? फिर क्या करोगे? हाँ, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? मोल। हेलो, क्या यूज करोगे उसके लिए? मोल। क्यों? क्योंकि मोल एक ऐसी चीज है जिसमें सब आ जाता है। मोल में सब आ जाता है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसको यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा, n मोल को डिनोट करते हैं, तो n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ये 3 फॉर्मूले हैं ना, तो आप ये समझ लो ये नीट की ज़िंदगी बदल देंगे, साथ में तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। जिसको ये तीनों फार्मूले अच्छे से आ गए उसको 100% बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बन जाएंगे। मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया था, ये 4 फार्मूले में मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिया। ये मतलब 100% 4 क्यों निकल रहा है बार बार? क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है, तो N इक्वल टू यहाँ से हो जाता है PV अपॉन RT। चारों फार्मूले याद करो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, एटम को यदि आप एटम से मिलाते हो तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और यदि आप एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास करते हो तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल ले ले एक, और मैंने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन, तो आपको बन गया N2 जो कि मॉलिक्यूल है कि नहीं। जैसे मान लो कोई एटम है, जैसे मान लो कोई एटम है, इसका सिंबल X है, यदि नीचे हम कुछ लिखते हैं तो ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिया कार्बन 6 और 12, तो जो ऊपर लिखा है वो मास है, जो नीचे लिखा है वो नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया नाइट्रोजन 7 और 14, 7 और 14, तो ये क्या है, ये मास है। और आपको क्या जोड़ने हैं, मास। क्या जोड़ने हैं, तो यदि मैं बोलूं N2 का मास तो हो जाएगा 28। कैसे, 14 ये तो 28। क्लियर हुआ। मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ऑक्सीजन और O2, तो यहाँ 8 16 तो ये हो जाएगा 16 32। इसके लिए आपको 20 तक याद होना बहुत जरूरी है। करवाऊं कि याद है, करा दूं। देखो सबसे पहले लिखो एटम, फिर लिखो एटॉमिक नंबर, फिर लिखेंगे एटॉमिक मास। आओ, एटम कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। चलो इनके नंबर तो सबको याद है, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। इनके मास क्या हो जाएंगे, तो लिथियम का तो 1 ही होता है, और सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, इसका 9, इसका 10, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 18, हाँ, इसका 20, इसका 23, इसका 24, इसका 27, इसका 28। समझ गए। फिर और कौन बचे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 15 16 17 18 19 20। इसका कितना, 31 32 35.5 39 में राउंड फिगर ले लेता हूँ, है ना, और इसका भी 39 और इसका 40। ये हो गया सबका एटॉमिक मास। क्लियर। अब यदि एटॉमिक मास से आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहीं से क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया ग्लूकोज ही ले लो, ग्लूकोज का C6H12O6। जब आप पहली बार सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करो जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर। कैसे, देखो
यहाँ कार्बन कितने हैं बोलना जरा, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? अब कार्बन 6 हैं और कार्बन का मास कितना होता है, 12। 72। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। तो 12 × 12 तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो कितना हो जाएगा ये, 96। प्लस कर दो, एक और लूँ, लो। एक और एग्जांपल है यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तुम लोग इसको निकालो जरा। पहले नाइट्रोजन का ले लिया, कितने हैं नाइट्रोजन, 2। फिर हाइड्रोजन कितने ले लिया, 4। फिर कार्बन कितने ले लिया, 1। ऑक्सीजन कितने ले लिया, 1। तो नाइट्रोजन का 2 है, 14 होता है, तो 28 हो गया। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 8 4 12, 13 14 और 6 20 की 0 2 2 2 4 2 6 60। आंसर निकाल लोगे सबका मॉलिक्यूलर मास। एक लास्ट निकालो और NaOH का निकालो, कितना, पक्का? कैसे किया? सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। तुम्हारा भी आ गया। अब इनको न्यूमेरिकल में हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, मतलब अपना फार्मूला क्या है, N = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ गए? तो अपन एक काम करेंगे, आज तो अपन ने बेसिक ले लिया, न्यूमेरिकल से हम कल स्टार्ट करेंगे। NCERT सबके पास होनी चाहिए, लेकिन NCERT की ज़रूरत अपने को कब पड़ेगी, 4-5 लेक्चर बाद।